नमस्कार, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। बता दूं कि इस समय विधानसभा रसड़ा में उपस्थित हूं और आज बात करेंगे कि विधानसभा रसड़ा जो कि ये सीट को लेकर चर्चाएं रहती है कि बसपा के खेमे में सीट रही है। हालांकि ये रसड़ा का ये सीट पर तमाम दलों का निगाह है, कई बार टिका, लेकिन इस बार क्या बदलाव होगा या इस बार क्या रसड़ा की सीट किसके पलड़े में जाएगी या फिर क्या ये सीट पर कौन दावेदारी करेगा, उस पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को। रशिया की जनता ने तमाम विचारों को प्रकट किया, लेकिन कई बार यह देखा गया कि यहाँ के मसीहा उमाशंकर सिंह के बारे में जिक्र सुना गया और ये सीट को लेकर ये भी कहा जाता है कि ये सीट बसपा के खेमे में रही है। देखिए, निश्चित हम लोग एक पार्टी के तौर पे जी सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के संगठन के तौर पे एनडीए के माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के माननीय योगी जी के नेतृत्व के तौर पे जी यह रसड़ा विधानसभा सीट इस बार परिवर्तन की स्थिति में है। चूंकि यहाँ के विधायक काफी दिनों से अस्वस्थ हैं, इसलिए हम लोग को उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन यहाँ की जनता के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, बुजुर्गों के दवा के लिए, यह सब मुद्दा इस बार यहाँ के विधानसभा चुनाव में होगा और निश्चित जब यह मुद्दा बनेगा तो हमको लाभ मिलेगा। जैसे आप जो बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक पहल पहले भी उठी थी जो कि औद्योगिक क्षेत्र ये रसड़ा में होगा और कहीं ना कहीं चिकित्सा की नई तरह की जो सुविधाएं होगी वो भी धरातल पे होगा। क्या ये अभी धरातल पे नहीं है? देखिए, रोजगार के मामले में हमारा रसड़ा पूरी तरह से शून्य है जी। एक भी ऐसा कोई उद्योग नहीं है जिसके द्वारा हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, किसानों को रोजगार मिले, बुजुर्गों को उसका एक उम्मीद दिखे कि इस कार्यक्रम के तहत, इस फैक्ट्री के तहत, इस रोजगार के तहत रसड़ा का विकास होगा। तो ऐसा शून्य है। देखिए, हम लोग के लिए दुर्भाग्य है, यह बलिया जनपद का एक तरीके से औद्योगिक क्षेत्र रहा है हमारा रसड़ा। बलिया जनपद की एकमात्र चीनी मिल रही है हमारे रसड़ा में। जनपद बलिया की एकमात्र कताई मिल रही है हमारे रसड़ा में। एक समय बलिया के सभी लोग इस उम्मीद से देखते थे कि हम रसड़ा में चलेंगे तो हमको रोजगार मिलेगा। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि आज रसड़ा के ही लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं। ये मुद्दाएं 2012 में चीनी मिल बंद हो गई, उससे पहले कताई मिल बंद हो गई, अभी तक कोई सार्थक पहल नहीं किया गया। 400 करोड़ की एक चीनी मिल चालू हो सकती है, 200 करोड़ में एक कताई मिल चालू हो सकती है। अगर इस पे ध्यान दिया गया होता तो निश्चित सफलता मिलती। क्या इन सभी बातों पे पूरी जो है आपकी पार्टी और आपके सभी जो भी है भाजपा के सिपाही इस पर खरा उतरेंगे? निश्चित हम लोग तो इसी पे काम करते हैं। खास करके हम लोग को तो काम करने का हमको व्यक्तिगत अनुभव भी है इस पे। हम यहाँ इस दूर प्रदेश के अंतिम जनपद के अंतिम छोर पे इस तरह का भव्य हॉस्पिटल भी चलाने का सौभाग्य है, विभिन्न शिक्षण संस्था चलाने का भी सौभाग्य है। अभी कुछ दिन के बाद आप देखेंगे तो आजमगढ़ मंडल का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज भी चलाने का सौभाग्य मिलेगा। तो निश्चित यह सब कार्यक्रमों से इस क्षेत्र के लोग के साथ आसपास के जनपदों को भी लाभ होता है। तो हम लोग को तो इस तरह का काम करने का अनुभव है। जो जो काम करता है उसमें बढ़िया करना चाहता है। तो हमको लगता है कि हमारी पार्टी सुलदेव भारतीय समाज पार्टी या एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल सब मिल के हम लोग एक रसड़ा में अच्छा भविष्य का निर्माण करेंगे। आने वाले लोगों को रोजगार के संबंध में जो भी हो सकता है उसको देने का प्रयास करेंगे। खास करके कताई मिल हम लोग के लिए एक वरदान से कम नहीं थी। एक चीनी मिल जो थी बहुत बड़ी वरदान थी। चीनी मिल के द्वारा मैं आपको बताता हूँ, घर घर रोजगार मिलता था। किसी का 2 बीघा खेत होता था तो उसमें से वह 1 बीघा गन्ना कर देता था, शेष में अपना खाने के लिए गेहूं चावल करता था। तो लोगों को एक नगदी फसल के रूप में मिल जाती है। आज भी आप गन्ने की खेती करिए तो कम से कम 1 बीघा में लगभग 1 लाख रुपए की आमदनी आती हो जाएगी। तो यह रोजगार का बड़ी उत्तम साधन था चीनी में। वहां पे जो हजारों लोग काम करते थे, उनके अलावा घर घर रोजगार मिलता था। जो परिवार खेती से जुड़ा था वह चीनी मिल को अपना एक भविष्य मानकर गन्ने की खेती करता था। उस गन्ने के द्वारा उसको नगदी फसल के रूप में पैसा मिलता था। गन्ना की कभी लेट भी हो जाता था उसका पैसा आने में, तो लोगों के बीच में एक गन्ने की पर्ची का महत्व था।
लोग उस पर्ची और पासबुक को ले जाके किसी दुकानदार के यहाँ रख देते थे, तो उनको जीविका का साधन भी मिल जाता था। बेटी के ब्याह के लिए लोग बनिया जो भी बिजनेस करते थे, उस बस पर्ची दिखा दी जाती थी, तो नहीं भी पैसा आया रहता था तो लोग पर्ची देख के उसको उधार भी दे देते थे। लेकिन यह आज संस्कृति खत्म हो गई, क्योंकि हम लोग की चीनी मिल बंद हो गई। कहीं ना कहीं इससे ये लग रहा है कि जो गरीबों की जो एक रोजी रोटी थी, चीनी मिलें बंद होने के कारण उनका रोजी रोटी छीन गया। निश्चित, जो लोग काम करते थे उनका भी रोजगार बंद हुआ। जो लोग चीनी मिल के आश्रय पे गन्ने की खेती करते थे उनका भी रोजगार बंद हो गया। आपको बताते हैं, जैसे अभी यह रोजगार का संसाधन था, जब चीनी मिलें चलती थी तो बहुत रास्ते में आपको पंचर की दुकानें भी हुआ करती थी, जहाँ पर मान के चलते थे लोग कि नहीं, टालियाँ जा रही है, पंचर होंगी तो हमको भी 10-20 रुपया 100 रुपया का रोजगार मिलेगा। आप देखेंगे कि जब चीनी मिल चलती थी तो रतनपुरा से लेकर रसड़ा तक 20 पंचर की दुकानें हुआ करती थी। अब देखेंगे तो 2 से 3 मिलेंगी, क्योंकि वह चीनी मिल बंद हो गई। अब वो लगता है उनको कि उनको अब कम काम मिलेगा, इसलिए उन्होंने दूसरा काम तलाशना शुरू कर दिया। एक और आकलन लगाया जा रहा है कि शायद सुभाषपा के पूरे कमान अगर इस विधानसभा में आपके हाथों में सौंपी जाए तो क्या वो प्राचीन, वो गरीबों के, उन मजदूरों के जो एक अवसर था, रोजगार का एक साधन था, क्या उस पर खरे उतरेंगे आप? देखिए, पार्टी का जो निर्णय होगा उसका सम्मान है, लेकिन हम लोग इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग का जो काम करने का संसाधन है, जो हम लोग का जिस क्षेत्र में काम करते हैं, हम लोग कमजोर लोगों के बीच में काम करते हैं, उनके बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। इस सुदूर अंचल में जिस तरह से हम लोगों ने अपनी व्यवस्था को यहाँ पे खड़ा किया है, लाभ निश्चित यहाँ के लोगों को मिलता है। अगर यही चीज़ सामाजिक उत्थान के लिए अगर हम लोग के मन में इसकी बात का विचार नहीं रहता तो हम लोग भी होटल खोल लेते। 10 करोड़ का होटल खोलते, 15 करोड़ का एस्टीमेट बनता और 30% सरकार द्वारा सब्सिडी मिल जाता, तो उसको आप देखेंगे कि 10 करोड़ लगता, 5 करोड़ सब्सिडी, 4.5 करोड़ सब्सिडी मिल जाता। और होटल में, उसी होटल में आप जाते तो 200 रुपये का चाय पीते, 500 रुपये का नाश्ता करते, 1000 रुपये प्लेट का खाना खाते। आप देखेंगे हम लोग सामाजिक उत्थान के लिए जो काम किए हैं यहाँ पे, आप गरीबों को ध्यान में रख के हम लोग काम किए हैं। आज जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको हम बताते हैं। आप चले जाएंगे, एक हमारा डिग्री कॉलेज है, वहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए विभिन्न कोर्स भी है, जिसमें एक बीए का कोर्स है, उसका एक कंपेयर करके बताते हैं। जो बीए की फीस हमारी है, वही फीस बगल में सरकारी कॉलेज मथुरा डिग्री कॉलेज में भी है। अच्छा। उस मथुरा डिग्री कॉलेज में टीचर की सैलरी सरकार देती है, बिजली का बिल सरकार देती है, सरकार बिल्डिंग बनाई है। वहाँ कुछ नहीं करना है तो वहाँ एक बच्चे से 4000 रुपया फीस ली जाती है। और हमारे कॉलेज पे आप चले जाएंगे तो वहाँ टीचर की भी सैलरी उसी फीस में से जाती है, बिजली का बिल भी उसी फीस में से जाता है। भवन बनाना हो, लाइब्रेरी में सामान खरीदना हो, या किसी प्रकार का जो भी संसाधन हमको विकसित करना है उसी में से करना हो, और वहाँ की फीस 4050 रुपया है। तो आप आज इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ जो संसाधन है, न्यूनतम दर पे काम करने का हम लोग को अनुभव है, जिससे गरीब लोगों को इसका लाभ मिल सके। दूसरा उदाहरण बताते हैं आपको, हमारे यहाँ लॉ फैकल्टी भी है, लॉ कॉलेज है। हमारे यहाँ जो लॉ कॉलेज की फीस होती है, उसी फीस में का टीचर जो हमारे यहाँ काम करते हैं उनकी सैलरी, जो प्रिंसिपल काम करते हैं उनकी सैलरी, या जो समस्त स्टाफ काम करते हैं, सैलरी, बिजली का बिल या संसाधन उसी फीस में से जाता है। आज जो हमारी फीस है उससे कम 5000 रुपये अधिक विश्वविद्यालय की फीस है। राज्य विश्वविद्यालय आपका बलिया में खुला हुआ है, इससे 5000 रुपये लगभग अधिक फीस है। और वहाँ की सैलरी सरकार देती है, संसाधन सरकार देती है, बिल्डिंग सरकार बनाती है, उसके बाद भी यहाँ से अधिक वहाँ फीस है। तो हमारा तात्पर्य ये कहने का है कि वहाँ क्या है, इस पर हमारा मूल्यांकन नहीं है। हमारा मूल्यांकन ये है कि हम लोग न्यूनतम दर पे कमजोर लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, उसके बारे में सोचने का अनुभव है, काम करने का अनुभव है, उसी पे हम लोग सोचते विचारते हैं और काम करते हैं। निश्चित रसड़ा को एक सशक्त उद्योग की जरूरत है, जिससे घर घर लाभ मिल सके। उन लोगों को रोजगार के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। निश्चित आगे आने वाले समय में आप देखेंगे, जब इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा तो एक बड़ा परिवर्तन भी आएगा। वह परिवर्तन जो हम महसूस करते हैं, जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो आर्थिक रूप से तो बीटेक अपने बच्चों को करा सकते हैं, लेकिन उनके पास इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि अपनी बेटियों को घर से दूर भेज के पढ़ा सके। जब उनकी बेटी, ऐसे परिवार की बेटी जब इंजीनियरिंग करके निकलेगी तो आने वाले समय में 2 परिवार का भविष्य उज्जवल करेगी, और यह अपने आप में एक क्रांतिकारी कार्य होगा, जिसको कुछ दिनों के बाद खूब बढ़िया समझ में आए कि हम लोग आम लोगों के बीच में रहने का अनुभव है।
हम लोग काम बड़ी सरलता से करते हैं, क्योंकि रोज आप सुबह देखेंगे तो हम लोग एक उद्योग के तौर पे हमारे यहाँ ईंट भट्ठा चलता है, जहाँ जी। पे कि लगभग 80% लोग न कम पढ़े या न पढ़े हुए लोग काम करते हैं। हम उनके बीच में भी जाके काम करते हैं। उसके बाद आते हैं तो डिग्री कॉलेज हो, वहाँ पे डॉक्टरेट प्रोफेसर भी लेंगे, आपको पॉलिटेक्निक फार्मेसी प्रोफेसर भी मिलेंगे। आप हॉस्पिटल पे चले जाएंगे तो MBBS MD भी होंगे। तो हम लोग दिन भर एक निचले तबके से लेके हाई तबकों के बीच में रहने का अनुभव है। तो हम लोग के भाव में है, स्वभाव में है कि एक कमज़ोर आदमी के साथ भी कैसे मिलना है, एक मजबूत आदमी को कैसे प्यार से सलीक़े से काम कराना है। तो यह दोनों लोगों के साथ मिल-जुल कर रहने का अनुभव है। इसीलिए लोगों को और स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ लोग पसंद भी करते हैं, बुलाते भी हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ जगह नहीं भी पहुँच पाते हैं, इसलिए माफ़ी भी हम लोग माँग लेते हैं। लेकिन लोगों का प्यार मिलता है, इसके लिए हम तो व्यक्तिगत ईश्वर का धन्यवाद देते हैं, लोगों को भी धन्यवाद देते हैं कि आपका प्यार स्नेह हमको मिलता है। कि अगर विपक्षी इतना हमारा विरोध नहीं किए होते तो आज मैं मंत्री नहीं बना होता। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम विपक्ष को भी कहना चाहेंगे कि राजनीति करिए, जी। गाली दे के, किसी को अपशब्द कह के, आप अपनी मर्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। जी। अगर किसी को पीछे करना है, तो उससे बड़ी लकीर को खींचिए। आप लोग तो जनता के बीच में जाते नहीं हैं, जनता के सुख-दुःख को सुनने का काम नहीं करते हैं। जब से एक बार सत्ता पाए आप लोग, जब सत्ता पाए तो 2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार सत्ता पाए, तो आप लोग सिर्फ लूटने का काम किए। वही काम अगर जनता के हित के लिए किए होते, तो आज आपको गाली देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गाली देके, आप माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को नीचा दिखा नहीं सकते हैं। आप खुद नीचे जा रहे हैं। आने वाले समय में जनता आपका मूल्यांकन करेगी और जो हश्र हुआ था 2017 में, उससे भी आप नीचे जाएँगे। जब तक आपकी स्थिति ने आप अपने आप को सुधारेंगे नहीं, जनता आपको पसंद नहीं करेगी। चलिए, भी न्यूज़ पे जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। खास इस वक्त विधानसभा रसड़ा से अपडेट के साथ मैं बिमलेश कुमार, क्योंकि ये विधानसभा रसड़ा अब वो सीट बन गई है जो कि एक गाजीपुर का वो सीट विधानसभा जहुराबाद पे जो तमाम दलों की नजरें हैं कि जहुराबाद सीट में हलचलें हैं, वही हलचल विधानसभा रसड़ा में नजर आएगी। हालांकि 2027 अब दूर नहीं और पूरी जो है पार्टियां अब इस बसपा के खेमे में जो सीट रही है उस पर कहीं न कहीं तमाम तरह से जो है समीकरण भिड़ाए जा रहे हैं। देखा जाएगा आगे अपडेट में, फिलहाल के लिए इतना ही।